हाय एवरीवन, बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर हमने ये समझ लिया मेथड्स किसे कहते हैं, सोशियोलॉजी के अंदर कौन कौन से मेथड्स का यूज किया जाता है, और सोशियोलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, सब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके खुद का बायसनेस, दूसरा मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, सेम थिंग का मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, और सेम थिंग के बारे में मल्टीपल सोशियोलॉजिस्ट का मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि सोशियोलॉजी को ऑब्जेक्टिविटी अचीव करने में डिफ़िकल्टी आती है। जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं उनको ऑब्जेक्टिविटी अचीव करने में एक डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ता है। अब हम देखेंगे मल्टीपल मेथड्स हैं सोशियोलॉजी के अंदर, और एक सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो किसी टॉपिक के ऊपर अगर रिसर्च कर रहे हैं तो वो किस मेथड्स को चुने, वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए वो किस प्रकार के मेथड्स को चुनेंगे। वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे, सर्वे करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, सेंसस करेंगे या फील्ड वर्क करेंगे। वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड उनके लिए बेस्ट होगा, उस चीज़ के बारे में आज के लेक्चर में जानते हैं। Multiple methods and choice of methods. Since there are multiple truths and multiple perspectives in sociology, it is hardly surprising that there are also multiple methods. चूँकि हम लोग जानते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं, सोशोलॉजिस्ट का भी और कॉमन पीपल का भी, इसीलिए जो है सो इंटरप्रिटेशन भी एक चीज़ का मल्टीपल है। इसलिए इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि उस चीज़ को पढ़ने का मेथड्स भी होगा वो हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होंगे। सोशियोलॉजी के अंदर देर इज़ नो सिंगल यूनिक रोड टू सोशियोलॉजिकल ट्रूथ। ऑफ कोर्स डिफरेंट मेथड्स आर मोर और लेस suited to tackle different type of research questions. Moreover, every method has its own strength and weaknesses. It is thus futile to argue about the superiority or inferiority of different methods. It is more important to ask if the method chosen is to appropriate one for answering the question that is being asked. इसमें बताया गया है कि चूँकि हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, अब जितने भी मेथड्स होते हैं हर मेथड में कुछ स्ट्रेंथ होते हैं, उसके कुछ वीकनेसेस होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये बताना कि कौन सा मेथड सुपीरियर है, कौन सा मेथड इन्फीरियर है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो रिसर्च टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, उसका मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो है हमें किस मेथड के थ्रू दिया जा सकता है ईजिली। यानी हम अपने टॉपिक के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हम किस तरीके से रिसर्च करें, कौन से मेथड को यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट वेदर मोस्ट इंडियन families are still joint family, then a census or survey is the best method. However, if one wishes to compare the status of women in joint and nuclear family, then interviews, case studies और participant observation में all the appropriate methods. एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया कि जैसे हमने कहा कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिसाइड करेगा कि हम कौन से मेथड का यूज करें। फॉर एग्जांपल, इसमें बताया गया कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इंडिया में स्टिल जो है अभी भी जो है जॉइंट फैमिली मैटर करती है, तो जॉइंट फैमिली मैटर करती है, तो अगर हम इसमें हर घर में जा कर के पूछने लग जाएं जो कि आपके लिए जॉइंट फैमिली मैटर करती है, आपके लिए मैटर करती है, तो इसका उत्तर लोग एक या दो शब्द में देंगे, हाँ या ना में दे सकते हैं, या उसके पीछे वो कुछ रीज़न बता सकते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को पूछना चाहें तो हम आसानी से पूछ सकते हैं। इसमें हम क्या करें, या तो सर्वे करा लेंगे, एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सारे लोग अपने आंसर लिख करके दे दिए, हमने काउंट कर लिया, सर्वे कर लिया या सेंसस कर लिया, हमें ईजिली आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम पूछना चाहें जो वीमेन का स्टेटस क्या है हमारे सोसाइटी में, इसको लेकर के हर इंसान का अलग जवाब हो सकता है। कोई उसको अप्रिसिएट कर सकता है, कोई उसको डिसअप्रिसिएट कर सकता है, किसी का अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, या फिर वीमेन जो न्यूक्लियर फैमिली में रहती है उसका क्या स्टेटस है, क्या उसको जो है इक्वालिटी मिल रही है उसके घर के अंदर, उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, इसको लेकर के अगर हमें जानना है उत्तर, तो चूंकि इसका आंसर जैसे हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, चूंकि इसके जो है मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। किस चीज़ में, क्या जब फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है तब उससे पूछा जाता है, क्या अगर कोई जो है सो घर के बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं तब उनसे पूछा जाता है,
यानी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है तो किसका डिसीजन चलेगा, वीमेन का चलेगा या जो मेल है उसका चलेगा। फाइनेंशियल मेथड्स हो गए, मैटर हो गए। अगर जो है सोशल कोई इवेंट्स हो रहे हैं उसमें उसका क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। कोई पॉलिटिकल चीज़ें हो रही हैं तो क्या वो अपने, अगर वोटिंग हो रहा है तो क्या वो जो डिसाइड करती है वो उसी मेंबर को वोट देती है, या उसके फैमिली मेंबर में जो मेल रहते हैं उसका इन्फ्लुएंस उसके वोटिंग सिस्टम पे पड़ता है। तो अगर हम इस चीज़ को जानना चाहें कि घर के अंदर चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो या जॉइंट फैमिली हो उसमें वेमेन का स्टेटस कैसा है, तो हम इतने सारे एस्पेक्ट पे जो है सिर्फ क्वेश्चन पूछ करके हम नहीं जान सकते, और सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 लोगों से इंटरव्यू कर लेंगे, या किसी एक सोसाइटी को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे चीज़ें जो है हम बहुत छोटे अमाउंट के यानी छोटे से ग्रुप के अंदर ही कर सकते हैं। तो हम जिन लोगों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम ये इंटरव्यू कंडक्ट करना चाह रहे हैं, हम वहाँ जा कर के रह लें, 5, 10, 15 दिन वहाँ रहेंगे, वहाँ के लोगों को समझेंगे, खुद भी कुछ आइडिया होगा वहाँ के कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, और फिर उसके बाद हम इंटरव्यू करेंगे। यानी वहाँ पे रहो, उस लोगों के साथ पार्टिसिपेट करो और फिर उनके बारे में लिखो, जानो और या पूछो। तो ये हो गया पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। इंटरव्यू कर सकते हैं, हर लोगों को कह सकते हैं जो हम आप लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, इन ये सारे क्वेश्चंस हैं, हम आपके पॉइंट ऑफ व्यूज को जानना चाहते हैं, या क्वेश्चन बना करके दे दिए, हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जानना चाहते हैं, आप हमें लिख करके बता दें, या हम पूछ ही लेंगे तो हमें केस स्टडीज़ भी मिल जाएंगी। यानी ये सारे तरीका है जहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी यानी ऑब्जेक्टिविकली जो है हमें आंसर मिल सकते हैं, हाँ या ना में हमें ईजिली आंसर मिल सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल पे हम सेंसस और सर्वे कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है, आंसर में सब्जेक्टिविटी आ जाएगा, वहाँ पे हमें जो है जिस मेथड का यूज करना होगा वो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और केस स्टडीज़। जहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होती है वहाँ पे हम जो है यूज कर सकते हैं मेथड्स लाइक सेंसस और सर्वे। तो हमें ये भी पता चल गया जो पीछे जो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दिया गया था। जब हम ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करना चाहेंगे अपने रिसर्च के लिए तो हम किस मेथड्स का यूज करेंगे, सेंसस और सर्वे का। जब हम सब्जेक्टिविटी जो है एग्जिस्ट करती है, अगर हम उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे मेथड्स लाइक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फील्ड स्टडीज़ का भी यूज कर सकते हैं, फील्ड स्टडीज़ में ही पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी आ जाएगा, इंटरव्यू का और केस स्टडीज़ का। There are different way of classifying or categorizing various methods commonly used by sociologists. It is conventional, for example, to distinguish between qualitative and quantitative methods. For the former deals in countable or measurable variables, while the latter deals with more abstract and hard to measure phenomena like attitudes, emotion and so on. इसमें क्या रहा है, तो अगर हम जितने भी मेथड्स यूज किए जाते हैं सोशोलॉजी के अंदर, अगर हम उसको क्लासीफाई करना चाहें, कैटेगराइज करना चाहें, तो हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव, यानी जिससे हमें क्वालिटी का पता चलेगा, दूसरा जिससे हमें क्वांटिटी का पता चलेगा। तो जो मेथड्स हैं सेंसस, जो मेथड है सर्वे, इससे हमें क्वांटिटी पता चलता है, जो कितने लोग हैं ऐसे जो जॉइंट फैमिली को वैल्यू करते हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो न्यूक्लियर फैमिली को वैल्यू करें, यानी हमें क्वांटिटी पता चलता है। लेकिन जब हम क्वालिटी पता करना चाहते हैं तो क्वालिटी पता करने के लिए हम सर्वे का केस स्टडी का यूज करेंगे, इंटरव्यू का यूज करेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का यूज करेंगे। इसमें वही बताया गया है, तो जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं उससे हमें नंबर पता चलते हैं, उससे हमें फैक्ट्स फिगर्स पता चलते हैं। लेकिन जब हम इमोशन की बात करते हैं, जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं, तो इन सारे चीज़ों को पता करने, जैसे कोई किसी से प्यार करता है, अब कितना प्यार करता है, अब इसको तो हम कह नहीं सकते 1 kg प्यार करता है या 1 लीटर प्यार करता है, ऐसा तो हम कह नहीं सकते, यानी क्वांटिटी में तो हम उसको बता नहीं सकते। तो क्वालिटी, उसके क्वालिटी को हम जो है मेजर कर सकते हैं, उसके इमोशन को, लव क्या है, एक इमोशन है, तो उसके इमोशन को जो है हम स्टडी कर सकते हैं, तो उसमें हम यूज करेंगे क्वालिटेटिव मेथड्स का। A related distinction is between method that study observable behavior and those that study non-observable behavior, meanings, value and other interpretation things. Another way of classifying method is to distinguish that one that rely on secondary or already existing data from those that are distinguished to produce fresh or primary data.
एक तरीके से हम दूसरा जो हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी हम सामने से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो डाटा हमें मिल रहा है, और दूसरा जो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, किसी के अंदर एटीट्यूड है, किसी के अंदर इमोशन है, किसी के अंदर फियर है, तो इस चीज़ को हम कैसे मेजर करेंगे, यानी या कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और किस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, इसके बेसिस पे हम बांट सकते हैं, या हम अलग और उसी चीज़ को हम बांट सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं मेथड्स को, कि जो चीज़ें हो रही हैं वो प्राइमरी डाटा का यूज किया जा रहा है या सेकेंडरी डाटा का यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, डर्कहाइम ने जब सुसाइड थ्योरी दिया अपना, तो उसके लिए उन्होंने सेकेंडरी डाटा का यूज किया। उन्होंने हॉस्पिटल से और पुलिस स्टेशन से जो सुसाइड के केसेस थे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, और उसके बेसिस पे उन्होंने अपना सुसाइड थ्योरी दिया। तो इसमें बताया गया है जो जिस किसी भी चीज़ को बताने के लिए सोशियोलॉजिस्ट ने जिस डाटा का यूज किया वो प्राइमरी था या सेकेंडरी था। प्राइमरी वो हुआ जो डर्कहाइम उसको होते हुए देखते और उसको जो है सो नोट डाउन करते, जहाँ ये घटना हुई है, इस कारण से हुई है, और उसके बेसिस पे अपना रिसर्च बनाते। सेकेंडरी ये हो गया जो ऑलरेडी हो चुका है, काम हो चुका है। पुलिस स्टेशन में एक केस लिखा गया, ये बच्चा इसने सुसाइड कर लिया, ए पर्सन ने सुसाइड कर लिया। अब ए पर्सन ने सुसाइड किया है या नहीं किया है ये कैसे पता चलेगा, या फिर जो है सो सिर्फ एक केस के रूप में जो है सो बता दिया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। हो सकता है उसका मर्डर हुआ हो सकता है उसके पीछे कुछ और रीज़न रहा हो, तो उस पे ज़्यादा उसको हम क्या कर सकते हैं, रिलाई नहीं कर सकते उस डाटा पे। हो सकता है कि वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है वो डाटा, सेकेंडरी डाटा जो है। तो इस तरीके से भी हम बांट सकते हैं। जो रिसर्च जिसने किया उसने प्राइमरी डाटा का यूज किया स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, या सेकेंडरी डाटा का यूज किया। जैसे कि हिस्ट्री में अगर कोई चीज़ें होती हैं तो हिस्ट्री के तो सारे इवेंट्स हो चुके हैं, तो अब जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो कह सकते हैं स्कल्पचर्स हैं, वो क्या है, वो एक तरीके से हमारे लिए सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि उस टाइम पे तो हम थे नहीं जो हिस्ट्री में इवेंट्स हुए हैं। अब अगर कोई पर्सन हिस्ट्री को लिखता है तो क्या करेगा, जहाँ किसी म्यूजियम जाएगा, किसी आर्काइव जाएगा, वहाँ पे जो बुक्स लिखी होंगी, जो बुक होगा या जो न्यूज़पेपर होगा या जो आर्टिफैक्ट्स होंगे, वेपन्स होंगे, उन सारे चीज़ों को देखेगा और उससे वो कुछ मीनिंग डिराइव करने की कोशिश करेगा, उसके बेसिस पे वो चीज़ें लिखने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन आज जैसे कि मान ले के चलते हैं जो इजराइल और हमास में युद्ध हो रहा है, या फिर रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो अभी जो है लोग देख रहे हैं उसको, तो अभी अगर कोई पर्सन वहाँ पे जाकर के रिपोर्टिंग करता है, जैसे कि न्यूज़ आते हैं, तो न्यूज़ में जो रिपोर्टिंग करता है वो हो गया उसका प्राइमरी डाटा। लेकिन अगर आज जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर जो 10 साल बाद लिखा जाए, 20 साल बाद लिखा जाए, तो वो क्या करेगा, वहाँ वो जो पर्सन उस के बारे में लिखेगा या सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा इस युद्ध का, उसके बारे में जो उस टाइम पे लिखेगा, 20-25 साल बाद लिखेगा, वो आज के जो न्यूज़ होंगे या फिर जो डिबेट्स होती हैं वो होंगे, या फिर वहाँ जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके कुछ एविडेंस होंगे, वो उसके बेसिस पे लिखेगा, तो उसके लिए वो हो गया सेकेंडरी डाटा। Thus, historical methods typically rely on secondary methods found in archives, while interviews generate primary data and so on. Yet, another way of categorization is separate micro from macro methods. The former are designed to work in a small, intimate setting, usually with a single researcher. Thus, the interview and participant observation are thought of a micro method. Macro methods are those that are able to tackle large-scale research involving large number of respondents and investigators. Survey research is the most common example of macro method, although some historical methods can also tackle macro phenomena. इसमें बताया गया है कि उसको हम और तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर माइक्रो मैक्रो के बेसिस पे कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा के बेसिस पे उसको मेथड्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जब हम माइक्रो और मैक्रो हम डिसाइड करेंगे रिस्पोंडेंट्स कितने हैं, यानी कितने लोग हैं जिसके ऊपर ये रिसर्च किया जा रहा है, उसे हम रिस्पोंडेंट्स बोलेंगे। तो अगर बहुत कम लोगों के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे माइक्रो। अगर लार्ज नंबर ऑफ लोगों के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, अगर लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स है, उसे हम बोलेंगे मैक्रो। माइक्रो यानी छोटा, मैक्रो यानी बड़ा। तो जैसे इंटरव्यू है तो हम इंटरव्यू 1 करोड़ लोगों का तो ले नहीं सकते हैं, तो वो हो जाएगा इंटरव्यू हो गया माइक्रो। और अगर हम सेंसस करते हैं या सर्वे करते हैं तो हम 1 करोड़ लोगों का आसानी से सर्वे सेंसस कर सकते हैं।
जैसे कि हमारा जो है पॉपुलेशन का सेंसस होता है, तो ईजिली जो है सो सेंसस हो सकता है इतने लोगों का भी। तो जब सेंसस या सर्वे की बात करते हैं तो वो मैक्रो हो गया, मैक्रो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उसके। और जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, तो उसे हम माइक्रो बोलेंगे। इसके बेसिस पे भी हम मेथड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। वाट एवर द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर डैट इट इज़ अ मैटर ऑफ convention. The dividing line between different kind of methods need not to be very sharp. It is often possible to convert one kind of method into another or to supplement one another. यानी इसमें कहा गया जो चाहे हम किसी भी तरीके से क्लासीफाई कर लें, लेकिन क्लासिफिकेशन जो मतलब बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए उसमें। जो एक जो है सो किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करा है, दूसरा किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करा है। यानी चाहे हम सर्वे करें या इंटरव्यू करें, मान के चलते हैं अगर हम 10 लोगों का सर्वे करते हैं, हमें ये पता चलता है जो 10 लोग जॉइंट फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और 10 लोगों का हम इंटरव्यू करते हैं, तो उसमें भी हमें यही पता चलता है जहाँ लोग जो है जॉइंट फैमिली को ज़्यादा मतलब वैल्यू कर रहे हैं, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जहाँ लोग जॉइंट फैमिली को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं या न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर ऐसा रिसर्च हो जाए जो अगर हम सर्वे करें तो पता चले, 10 लोगों पे सर्वे करें तो पता चले जो इसमें से एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो जॉइंट फैमिली को सपोर्ट करता हो, और अगर हम इंटरव्यू करें तो उसमें पता चले 10 के 10 लोग ऐसे हैं जो कि जॉइंट फैमिली को सपोर्ट, यानी दो अपोजिट यानी नहीं हो सकता है। तो उसी चीज़ को बता रहे, वेरी शार्प डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रिसर्च इस तरीके से होना चाहिए, मेथड ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे का सप्लीमेंट करे, एक दूसरे को में कन्वर्ट ईजिली उस रिसर्च को किया जा सके। द चॉइस ऑफ मेथड इज यूजुअली डिक्टेटेड बाय द नेचर ऑफ द रिसर्च question being addressed by the preference of the researcher and by the constraints of time and or resources. The recent trend in sociology is to advocate the use of multiple methods to bear on the same research problems from different vantage points. This is sometimes referred as triangulation, that is a process of reiterating or pinpointing something from different directions. In this way, different methods can be used to complement each other to produce a much better result than what might have been possible with each method by itself. इसमें बताया गया है कि हम किस मेथड का यूज करें, वो हमारे टाइम पे डिपेंड कर सकता है। यानी मान के चलते अगर हमारे पास बहुत कम टाइम है तो हम सेंसस कर लेंगे, सर्वे कर लेंगे। अगर हमारे पास अच्छा खासा टाइम है तो हम इंटरव्यू कर सकते हैं। यानी जो सोशोलॉजिस्ट जिस सब्जेक्ट पे रिसर्च करें उसके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है कि नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। यानी अगर मान के चलते हैं जो कोई एक प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं चाइल्ड मैरिज है सोसाइटी के अंदर, तो चाइल्ड मैरिज ख़त्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्यों ख़त्म होना चाहिए, अगर हमें ये पता करना हो, या चाइल्ड मैरिज अगर एग्जिस्ट करती है तो इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं। उसके पीछे सिर्फ एक दो कारण तो होंगे नहीं, उसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। अगर हम इस तरीके की रिसर्च करना चाहते हैं चाइल्ड मैरिज के ऊपर, तो हमें इंटरव्यू ही करना पड़ेगा, हमें पार्टिसिपेट ही करना पड़ेगा सोसाइटी के अंदर, तभी हमें पता चलेगा जो चाइल्ड मैरिज होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल कारण नहीं हो सकते हैं, सिर्फ जो है सो हमारे सोसाइटी का जो है बैकवर्ड थिंकिंग है ये नहीं हो सकते। बहुत सारे सोसाइटी के अंदर कंस्ट्रेंट होते हैं जो कि फोर्स करते हैं पेरेंट्स को चाइल्ड मैरिज के लिए। तो जब हम चाइल्ड मैरिज के ऊपर स्टडी करना चाहेंगे तो हमें टाइम भी देना पड़ेगा और हमें जैसे लोगों का इंटरव्यू करना पड़ेगा, लोगों से ज़्यादा चीज़ें जाननी पड़ेगी। तो हमारा रिसर्च का टॉपिक क्या है वो भी डिसाइड करता है कि हम किस मेथड का यूज करें। आजकल जो न्यू रिसर्चेज हो रही हैं उसमें लोग मल्टीपल मेथड्स का यूज करते हैं, ताकि अभी जिसे हमने पहले समझा, मल्टीपल मेथड्स का यूज करने का ये फ़ायदा हो जाता है कि कहीं अगर कहीं बायसनेस नहीं रहता है या फिर रिजल्ट का गलत होने का चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाता है मल्टीपल मेथड्स का यूज करने से। और ये जो मल्टीपल मेथड्स यूज किया जाता है एक ही चीज़ को स्टडी करने के लिए, इसे हम बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। यानी मल्टीपल मेथड्स का यूज करना, किसी एक सब्जेक्ट का स्टडी करने के लिए मल्टीपल मेथड्स का यूज करना, उसे हम बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। यानी हर डायरेक्शन से 360 डिग्री उस पर्टिकुलर टॉपिक को देखना, वो हो गया ट्रायंगुलेशन।
Because of the methods most distinctive of sociology are those that are designed to produce primary data. These are the one stressed here. Even within the category of field work based methods, we shall introduce you to only to those. अच्छा, सोशोलॉजी में जो है वो प्राइमरी डाटा जो है हमें ईजिली अवेलेबल हो जाती है, इसलिए प्राइमरी डाटा पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उस पर रिलाई ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा का भी यूज होता है सोशोलॉजी के अंदर, फील्ड वर्क का भी यूज होता है। फील्ड वर्क में जो है सो इस चैप्टर में जो हमें फील्ड वर्क के अंदर पढ़ना है उसमें हम पढ़ेंगे इंटरव्यू, सर्वे और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम देख लेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फिर फील्ड वर्क जो है ये एंथ्रोपोलॉजी में पहले यूज किया गया और बाद में फील्ड वर्क का यूज जो है सोशोलॉजी के अंदर भी स्टडी करने के लिए किया गया। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन देखेंगे और फिर एक एक करके सर्वे, इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसके क्या लिमिटेशंस हैं इस मेथड्स का यूज करने का, वो भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर सही लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।